Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 5th of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we will have some questions based on the previous day session. Let's start with the question number 1. In the last session, we discussed about Sanchi Stoop, where Mahabodhi Mahotsav was organized by the government of Madhya Pradesh. So, let's start with the question number 1. What is the Sanchi Stoop known for? ये जो सांची स्तूप है ये किस लिए जाना जाता है? Because it's a UNESCO World Heritage Site, so that's why it's an important heritage site in India, and it is also important for tourists around the world. Where is the Sanchi Stoop located? So it is located in Madhya Pradesh. Next question is, when was the original Sanchi Stoop constructed? So original Sanchi Stoop was constructed during 3rd century BCE. Next question, why is the Sanchi Stoop important in Buddhist history? तो बुद्धिस्ट की जो लॉर्ड बुद्धा की हिस्ट्री है उसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इट वॉज अ रॉयल प्लेस फॉर किंग अशोका? नो. इट मार्क्स द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट सेरेमन? नो. इट कंटेन्स रेलिक्स ऑफ द बुद्धा? यस, दिस इज करेक्ट. बिकॉज सांची का जो स्तूप है, जब इसका एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन हुआ तो यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड कुछ रेलिक्स को स्टोर किया गया, रखा गया. The next question is, who was responsible for the construction of the Sanchi Stoop? So Sanchi Stoop को बनाने के पीछे जो हेल्प थी, जो इसके पीछे फंडिंग थी, या इसकी जो कुछ भी जैसे भी बनाया गया, वो उसके पीछे थे किंग अशोका द ग्रेट, जिन्होंने इन्हीं के टाइम में और इन्हीं की ड्यूरेशन ने, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, जो कलिंग का वॉर था वो टुक प्लेस हुआ था इसी टाइम पे. व्हाट मटेरियल वाज प्राइमरीली यूज्ड टू बिल्ड सारनाथ स्तूपा? देखो, एक्चुअली डिफरेंट एग्जाम्स में जो एंशिएंट टाइम के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को पूछ लिया जाता है. बिकॉज उस टाइम पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल था वो ब्रिक्स मिलना अपने आप में बहुत ही टफ काम था. बिकॉज ब्रिक्स जो है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी स्केल पर यूज होती है. सो उस समय पर इसको एक आश्चर्य भी मानते हैं हम, एक अचीवमेंट भी मानते हैं इंडिया में आर्किटेक्चर, जो कल्चरल आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड. तो उस समय पर भी इसमें ब्रिक्स एंड स्टोन्स का यूज हुआ था. जब आप यहाँ पे जाओगे तो देखोगे कि बहुत ही जो है स्प्लेंडेड ये एक आर्किटेक्चर है. Which one is correct regarding the three jewels of Buddhism? In the last day session, we also discussed some points regarding Buddhism. Because Buddhism के जो फाउंडर थे वो थे लॉर्ड बुद्धा, और वहीं से निकल करके आते हैं थ्री जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, और वो हैं आपके बुद्ध, धर्म और संघ. These are the three jewels of Buddhism. Now we are going to have the current affairs of the day. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं श्रीमान अमित शाह, उन्होंने प्रपोज किया है कि 95% रिजर्वेशन होगा लोकल पीपल के लिए लद्दाख में. सो जो लद्दाख के लोकल पीपल होंगे उन सबका क्या होगा, उनके लिए मिलेगा 95% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप ऑफ लद्दाख. देखो 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को सेपरेट करके एक यूनियन टेरिटरी, डिफरेंट दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था. सो ये सारा का सारा पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज ये जो आप येलो वाला रीजन देख रहे हैं, येलो का, ये जो लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट है और ये उसका कारगिल डिस्ट्रिक्ट है. तो दो डिस्ट्रिक्ट हैं और आज ये हैं दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं, आपका लद्दाख भी और जम्मू कश्मीर भी. ये सारा रीजन चाइना से कनेक्ट होता है इसका, लद्दाख का. सो ये हो गया आपका लद्दाख का मैप. सो ये लेह हो गया, यहाँ से ये वाला सारा का सारा रीजन, और ये हो गया कारगिल. तो दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से ये सब कुछ आप देख सकते हैं.
कंटेक्स्ट क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि हम 95% जॉब्स में रिजर्वेशन दे देंगे लद्दाख के लोकल पीपल को। लद्दाख के जो लोकल पीपल हैं उनमें जिनके पास में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस होगा उन सबको हम 95% का वहां पर हम जॉब में रिजर्वेशन दे देंगे। और गैजेटेड रैंक्स होंगी, अभी इन पर हम रूल्स वगैरह लेकर के आएंगे, और उसमें भी वो जो फिल होंगी वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उनको फिल किया जाएगा। ठीक है, मींस अभी तक होता क्या है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए जब ऑल इंडिया सर्विसेज का सिलेक्शन होता है तो फिर दानिक्स के थ्रू होता है, लेकिन इसमें यहाँ ये जम्मू एंड कश्मीर से करवाएंगे। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी देंगे, इसको लेकर के बाद में रूल्स वगैरह भी आएंगी, और गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी वहाँ की उर्दू और भोटी लैंग्वेज को कैसी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ लद्दाख। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएंगी उर्दू एंड भोटी। अब देखो, यहाँ से बहुत सारे जो पीपल हैं लद्दाख के वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए लद्दाख को, बिकॉज 6th शेड्यूल में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब जब से 370 आर्टिकल को हटाया गया तब से बहुत सारे चैलेंजेस, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं लद्दाख में। अब क्या क्या मेन प्रॉब्लम थी, इनकी डिमांड ये थी कि भाई लद्दाख को यूनियन टेरिटरी नहीं, उसको एक स्टेट बनाया जाए। दूसरा, उसको 6th शेड्यूल में रखा जाए जो कि ट्राइबल स्टेटस प्रोवाइड कराता है 6th शेड्यूल। जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, तो लोकल्स के लिए जॉब रिजर्वेशन, ये भी डिमांड थी लद्दाख वालों की। और उनकी डिमांड थी पार्लियामेंट्री सीट फॉर ईच ऑफ लेह एंड कारगिल। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी एक डिमांड तो ये मान ली कि भाई रिजर्वेशन है ये मिल गया, लेह और कारगिल को अभी जो सीट मिलने की बात है इनको सेपरेट सीट मिले, अभी बाकी ये डिमांड्स अभी अंडर प्रोसेसिंग है। अभी ये इनको एक्सेप्ट करेगी गवर्नमेंट या नहीं करेगी, ये तो हम फ्यूचर में देखते हैं। अब आ जाते हैं, बिकॉज ये लोग 6th शेड्यूल की डिमांड करें तो ये 6th शेड्यूल है क्या। तो देखो 6th शेड्यूल में अभी तक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, दीज आर द 4 स्टेट्स जिनको 6th शेड्यूल में रखा गया है। और 6th शेड्यूल में ऐसे स्टेट्स को स्पेशल जो है पावर्स मिलती हैं, ऑटोनॉमी मिलती हैं अपने रीजन में ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसीलिए इसमें आना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको ऑटोनॉमी मिल जाएगी। और देखो 6th शेड्यूल को अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल 244 है, जिसके थ्रू किसी भी स्टेट को हम उसके किसी रीजन को 6th शेड्यूल में लाने की बात करते हैं और उसको कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। अब हम आते हैं उस मेन पॉइंट पर जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आज लद्दाख डिमांड कर रहा है लोकल पीपल के लिए रिजर्वेशन की। हरियाणा गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आई थी जिसमें वो हरियाणा के लोगों को रिजर्वेशन दे रहे थे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसी ही चीज कई बार राजस्थान में देखने को मिली है ना, या झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। अगर सारे के सारे स्टेट्स केवल अपने ही स्टेट के लोगों को जॉब देंगे तो फिर इंडिया कहाँ रह जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं ऐसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट में और फेवर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इसके फेवर में क्या है। तो देखो, एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज। कई बार क्या हो रहा है कि बाहर के लोग आकर के सारी जॉब्स को ले जाते हैं, तो एक स्टेट डेवलप है, दूसरा स्टेट डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये डिस्पैरिटी कम होगी। रिड्यूस माइग्रेशन, अगर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स में बहुत सारी जॉब्स उनको अपने ही स्टेट्स में मिल जाएंगी, लोकल रीजन में मिल जाएंगी, तो माइग्रेशन जो है वो रुक जाएगा। फिर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता क्यों जाएंगे जॉब करने के लिए जब उनको अपने ही स्टेट में जॉब मिल जाएंगी। एनकरेजेस लोकल टैलेंट डेवलपमेंट, अगर हम उनको रिजर्वेशन देंगे लोकल पीपल को तो उनका भी टैलेंट डेवलप होगा और उनको भी चांसेस मिलेंगे, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब अगर लोकल पीपल को हम उसमें ऐड करेंगे वहाँ की जॉब में, वहाँ की जो है मार्केट में, वहाँ की इकोनॉमी में, तो नो डाउट उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा लोकल सिचुएशन से, कंडीशन से, कल्चर से, वहाँ के एनवायरनमेंट से। सबसे जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ की प्रॉब्लम वगैरह से बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, तो वो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। प्लस इम्प्रूव गवर्नमेंट सर्विसेज, जब किसी भी गवर्नमेंट में लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां पर सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज लेकर के आए, किस लिए
कि गांव के जो लोग हैं, रूरल एरियाज के जो लोग हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं, तो उनका वो सॉल्यूशन भी इजीली सर्च कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है लोकल पीपल के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कुछ पॉइंट से। हाँ, लेकिन इसके अगेंस्ट में भी हमारे पास में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, और वो पॉइंट हैं कि अंडरमाइंस मेरिटोक्रेसी। देखो, अगर हम किसी पर्सन को जॉब केवल इसलिए देंगे कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का है, तो फिर भाई उसकी क्वालिटी, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटीज, वो तो सब हमारी छुप जाएंगी। तो अगर हम हमेशा रिजर्वेशन की बात करते हैं तो फिर क्वालिटी हमारी कहीं अंडरमाइन हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनकरेज रीजनलिज्म। सारे स्टेट्स अगर स्टेट स्टेट खेलने लग जाएंगे, बिहार वाले बिहार को जॉब देंगे, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र वालों को देंगे, तमिलनाडु वाले तमिल को देंगे, तो फिर तमिलनाडु का कोई बंदा कभी कश्मीर नहीं आएगा, कश्मीर से फिर कोई तमिलनाडु नहीं जाएगा, तमिलनाडु से कभी कोई मणिपुर नहीं जाएगा, मणिपुर से फिर कभी कोई उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, दिल्ली नहीं आएगा। तो जो इंडिया एज ए नेशन है, तो उसकी यूनिटी, इंटेग्रिटी, कल्चरल माइग्रेशन जो हो गया, कल्चरल इंटरमिंगलिंग हो गया, अपने कल्चर को समझना, पूरे देश को समझना, और पूरा देश जो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, वो सब भी हमारा अंडरमाइन हो जाएगा। तो ये भी अच्छा नहीं है किसी कंट्री के लिए, हिंडर्स नेशनल यूनिटी। और जब ये चीजें होती हैं कि सब, फिर अगर बिहार वाले अपने आप को ये समझें कि हम इंडियन नहीं, हम पहले बिहारी हैं, तमिल वाले ये सोचें कि हम पहले तमिल हैं बाद में इंडियन हैं, है ना, और हरियाणा वाले ये सोचें कि हम पहले हरियाणवी हैं बाद में इंडियन हैं, पंजाब वाले सोचें कि हम पहले पंजाबी हैं बाद में इंडियन हैं, तो फिर इंडिया कहाँ रहा? तो देश की जो यूनिटी है वो भी अंडरमाइन हो जाएगी। इसीलिए ये जो स्टेट बेस्ड, लोकल, जो पॉपुलेशन बेस्ड, रेजिडेंस बेस्ड, वो जो रिजर्वेशन है देश की यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज है प्रोबा 3 मिशन। इस मिशन को लॉन्च करने वाला है हमारा इसरो, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही एक सैटेलाइट रहेगा, प्रोबा 3A। लेकिन इसको लॉन्च कौन कर रहा है? इसको लॉन्च कर रहा है इसरो। और कौन सा व्हीकल यूज करेगा ये इसमें? PSLV C-59। और कहां से लॉन्च होगा ये? श्रीहरिकोटा। अब आप मेरे को बता दो, श्रीहरिकोटा कौन सी लेक में है? ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया है, आपको ये बताना है। इसमें बेसिक सा क्वेश्चन तो ये जहां से बनते हैं वो आपको बता दिए। इस जो प्रोबा 3 है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स क्या हैं? तो ये अंडरस्टैंड करना चाहता है सोलर के स्टॉर्म्स को और कोरल मास इजेक्शंस को। मींस जो सन है उसमें से भी बहुत सारे जो स्टॉर्म्स बाहर निकल के आते हैं, उन सबको स्टडी करना है। और इनको हम स्टडी क्यों करना चाहते हैं? इनको स्टडी करना चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर इन सोलर स्टॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सारी स्टडी हम इसके थ्रू करना चाहते हैं, और प्रोवाइड क्रिटिकल डेटा फॉर सोलर डायनामिक्स। कि सन जो है वहां से जो रेज आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, वो सब कैसे इंपॉर्टेंट होता है, कैसे अफेक्ट करता है। इसमें हमारे पास में इन्वॉल्व कौन होगा? ईएसए, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसरो, ये दोनों ही मिलकर के इसमें काम करेंगे। इसमें दो हमारे पास में सैटेलाइट, या मैं कहूँ कि दो जो है इक्विपमेंट्स होंगे मेन। एक का नाम होगा कोरोनोग्राफ, जो स्टडी सन के कोरोना की स्टडी करेगा। दूसरा होगा ऑकल्चर, जो ब्लॉक कर देगा सन की लाइट को, जिससे कि उस एरिया को फिर और अच्छे से हम सर्च कर सकें। मीन्स कैमरे को अगर हम सन की तरफ लगाएं, बहुत अच्छी इमेजेस नहीं ले पाएगा वो, लेकिन हाँ थोड़ा उसको कवर करके साइड से उसकी एंगल लिया जाए तो फिर भाई अच्छे से ले सकता है। तो उसी के लिए होगा ऑकल्चर, इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अभी देखो, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका 16th COP चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये मीटिंग चल रही है अभी रियाद, सऊदी अरबिया में। ठीक है, और इसको वेस्ट एशिया में पहली बार क्या किया जा रहा है? ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये काम क्या है इसका? द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल इवेंट है होस्टेड बाय सऊदी अरबिया के द्वारा। पहली बार इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसका मेन फोकस क्या है? डेजर्टिफिकेशन को रोकना। ठीक है, अब एक बार आप देख लो कि हम बात तो कर रहे थे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की, लेकिन साथ में हमने डिस्कस किया COP 16। ये COP 16 UNF
ट्रिपल सी से अलग है, ये डिफरेंट है, ठीक है। वो क्लाइमेट चेंज पर है, ये जबकि डिजर्टिफिकेशन पर है। तो इंडिया ने अपना एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था काफी टाइम पहले और ये काफी सक्सेसफुल रहा। तो हम इसको लॉन्च कर रहे हैं और दिखा रहे हैं इस COP16 की मीटिंग में कि देखो ये जो वर्ल्ड है हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। कैसे कि हमने ग्रीन वॉल, जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इससे इंडिया में बहुत कुछ अचीव किया है। तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड भी हमसे सीखे और डिजर्टिफिकेशन को रोके। ये देखो यहाँ पर है अरावली हिल्स, ऐसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक आती हैं। इधर आप जानते होंगे कि पूरा का पूरा डेजर्ट वाला एरिया है। हो क्या रहा है, रिसेंट टाइम में जो डेजर्ट है वो इधर बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, इधर की तरफ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। क्या कर रहे हैं हम इसके चारों ओर हम बना रहे हैं क्या, फॉरेस्ट। उसके चारों ओर किनारे किनारे बना रहे हैं हम छोटी छोटी कोई रिवर, कैनाल वगैरह, कोई लेक वगैरह, जिससे कि जो डेजर्ट है वो इधर से इधर नहीं आए, उसको रोकने के लिए। तो हमने एक फॉरेस्ट की वॉल बना दी है यहाँ पर, इसी को हम कह रहे हैं ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो पोरबंदर से लेकर के, गुजरात के पोरबंदर से लेकर के पानीपत तक हमने एक बड़ा फॉरेस्ट की बेल्ट क्रिएट कर दी है, जो कि फिर दिल्ली तक आती है। ग्रीन वॉल विल एक्ट एज ए बैरियर, तो इसको ये रोक लेगा कि जो डस्ट होती है, धूल होती है जो उड़ करके आती है, उसको वहीं पे रोक लेगा, तो आगे तक नहीं आएगी। इट विल चेक डिजर्टिफिकेशन, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड एंड थ्रू द मैसिव एफोरेस्टेशन। और इसके थ्रू हम एक तो जो डेजर्ट है जो इंक्रीज हो रहा है उसको रोक पाएंगे, प्लस धीरे धीरे हम वहां पर फॉरेस्ट को रीस्टोर कर पाएंगे। तो डिजर्टिफिकेशन को हम रोकेंगे भी, प्लस फॉरेस्ट को इंक्रीज भी करेंगे। तो यही इसका पर्पज है। तो इसके लिए हमने एम टू रीस्टोरिंग 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड अक्रॉस। तो 1.5 मिलियन हेक्टेयर हमारी जो लैंड थी, जो डेजर्ट बन चुकी है, उसको हम दोबारा से रीस्टोर करने जा रहे हैं इसी प्रोग्राम के थ्रू, इसी प्रोजेक्ट के थ्रू। क्या क्या है, अब देखो, ये गुजरात, राजस्थान और आपका हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा एरिया को इसको कवर करेगा जहां जहां से अरावली हिल्स आती हैं। अच्छा, वैसे ही देखो जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अपना यहाँ पर चल रहा है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, वैसा ही प्रोजेक्ट आपका अफ्रीका में भी चल रहा है। आप इधर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सहारा का डेजर्ट है यहाँ पर इस एरिया में। तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने भी मिलकर के ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जिससे कि ये जो डेजर्ट है वो इस दर की तरफ नहीं आए, वहीं पर रुक जाए, ठीक है। तो ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो गई। हमारे क्या क्या गोल्स हैं, हमारे गोल्स हैं कि 2030 तक 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक बाय 2030। इतना हम फॉरेस्ट लगा देंगे कि जो कार्बन एमिशन है उसको हम, इतने बिलियन टन कार्बन को हम सिंक के रूप में जमीन में दबा देंगे, या हम फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स के रूप में उसको जो है कन्वर्ट कर देंगे। ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होंगे इसके, देखो इंडिया के बहुत सारी जगह कमिटमेंट हो रखे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, जैसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC। तो इंडिया ने इतनी सारी जगह जो अपने कमिटमेंट कर सके हैं, है ना। हम उन रीजन में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे और पूरा वर्ल्ड हमसे सीखेगा कि देखो इंडिया ने अपने यहाँ पर बहुत सारे रीजन में जो डिजर्टिफिकेशन था उसको रोक दिया। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्या कि कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट। अल्टीमेटली इन सब को हम जो है फाइट कर पाएंगे और साथ ही क्लाइमेट चेंज को भी फाइट कर पाएंगे। सो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रीन और जो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के। तो आज के लिए है गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में, नए टॉपिक्स के साथ में और MCQs के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।